फितना कर एपिसोड 8। इसका मतलब ये था कि अभी पूरा दिन पड़ा था। मैंने हमजाद को जाने की इजाज़त दे दी और दोबारा डब्बे के अंदर आ गया। अब तक मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। अंदर आकर मैं जब्बार की तरफ बढ़ा, जो सर पकड़े बैठा कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में बेबसी थी। जब्बार, मैं तुम्हारे दुख से बेखबर नहीं हूं मेरे अजीज। अगर तुमने मेरी बातों को पूरी तवज्जो से सुना होता, अगर मेरी हिदायत अच्छी तरह जहन नशीन की होती, तो आज तुम अपने हाल पर इतने अफसरदा और कबीता खातिर ना होते। बहरहाल अब जो कुछ हो चुका है उसकी तलाफी नामुमकिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कोई ऐसी सूरत ज़रूर निकाल लूँगा कि तुम सुकून और आराम पा सको। मगर इसके लिए वक्त दरकार है ताकि मैं इस मसले पर पूरी तरह सोच सकूं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना कि तुम किस अजाब में हो, मैं सब जानता हूँ। तुमने पूछा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो। हमारी मंजिल अकबराबाद है। वहाँ पहुँचकर हम लोग कुछ दिन सुकून और इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करेंगे, ताकि मिलिट्री और पुलिस हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाए। वरना अगर उसे पता चल गया या हुकूमत की नज़र में हम आ गए तो तमाम मामला बिगड़ जाएगा। इसके अलावा भी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, जो अकबराबाद पहुँच करूँगा। मैंने जब्बार को तसल्ली दी ताकि वो हालात से घबराकर कोई गलत कदम ना उठा ले। खुदा खुदा करके शाम हुई और गाड़ी अकबराबाद के स्टेशन पर रुकी। मैं खामोशी से जब्बार को लेकर स्टेशन से बाहर आ गया। स्टेशन की इमारत से बाहर आकर मैंने उससे कहा, हमें यहाँ अपने नाम बदल कर रहना होगा। आज से तुम्हारा नाम रज़्ज़ाक़ और मेरा नाम इसहाक है, और हम दोनों भाई भाई हैं। समझ गए? जब्बार ने तायद में गर्दन हिलाई। ये एहतियात इसलिए ज़रूरी थी कि भूले से भी किसी को हम पर शक ना हो। जब्बार भी गालिबन मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए उसने तायद की थी। मैंने हमजाद को तलब किया। ये शहर भी मेरे लिए कतई नया है। कहाँ चलना है? फ़िलहाल कले चले चलिए, यहाँ से करीब भी है और वहाँ सराय भी है जिसमें आज रात बसर की जा सकती है। किसी मकान का इंतज़ाम कल सुबह ही हो सकता है। अब तो यूं भी दिन ढल चुका है, हमजाद ने जवाब दिया, और मैंने एक यक्का कले के लिए कर लिया। रास्ते में एक जगह हमारे यक्के को रुकना पड़ा। मालूम हुआ कि कोई बड़ा अंग्रेज़ अफसर अपनी बेगम के हमरा इधर से गुजर रहा है, इसलिए कुछ देर के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। यक्का एक तरफ खड़ा हो गया, क्योंकि कले तक पहुंचने के लिए यही रास्ता था। मैंने देखा कि सड़क के किनारे और लोग भी अंग्रेज़ अफसर और उसकी बीवी की सवारी देखने के मुंतज़िर थे। मैं भी जब्बार को लेकर उस भीड़ में शामिल हो गया। लोगों की गुफ्तगू से पता चला कि यह अंग्रेज़ अफसर आजकल दिल्ली से यहाँ मुआयने पर आया हुआ है और इसका ताल्लुक़ मरकज़ से है। कुछ देर बाद ही एक 4 घोड़ों की खुली बग्घी में अफसर और उसकी बीवी को मैंने गुजरते देखा। मेरी नज़र जैसे ही उस नीली आंखों वाली नौजवान और हसीन अंग्रेज़ लड़की पर पड़ी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आज एक तवील अरसे बाद मुझे उस अंग्रेज़ लड़की की एक ही झलक ने दीवाना कर दिया था। सवारी कब की गुजर भी चुकी थी। लोग छट गए, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, यहाँ तक कि अब्दुल जब्बार ने मुझे टोका और मैं उसके हमरा यक्के में बैठकर दोबारा सफ़र करने लगा। रास्ते भर उसी नीली आंखों वाली का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। सराय में एक कमरा हासिल करके सबसे पहला काम मैंने ये किया कि हमजाद को तलब करके उस लड़की को बुलाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लेकिन हमजाद ने मुझे सिर्फ एक रात और सब्र करने के लिए कहा, और इस मर्तबा मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि कई बार उसकी बात ना मानकर मैंने सख्त परेशानी उठाई थी। उस रात जब्बार तो खैर मजबूर ना हो सका, क्योंकि उसका हमजाद उसे जगाए हुए था, लेकिन मुझे उस अंग्रेज़ अफसर की बीवी का ख्याल सोने नहीं दे रहा था, जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था। इसी तरह सुबह हुई और मैं जब्बार के हमरा अपने हमजाद के मशवरे पर यक्के में बैठकर ताजगंज के लिए रवाना हुआ। उस ज़माने में मकान किराए पर उठाने का रिवाज ना होने की हद तक था। ज़्यादातर लोग साहिब जायदाद होते थे। गरीब से गरीब आदमी के पास मकान ज़रूर होता था, क्योंकि ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। सदियों से एक जमा जमाया माशरा था। हमजाद ने ताजगंज में जल्द ही एक ऐसा मकान ढूंढ निकाला जो बराए फ़रोख्त था। ये मकान ताजमहल से कुछ ही फासले पर था। हर चंद के निस्बतन छोटा था, लेकिन बहुत खूबसूरत मुगलिया तर्ज तामीर का था। पैसों का मसला ही नहीं था। मालिक मकान ने जो मांगा मैंने मंजूर कर लिया। उसी वक्त तमाम लिखत पढ़त हुई और सारा मसला तय हो गया। हमजाद ने मिनटों में तमाम मकान साफ कर दिया। अब मसला साजो सामान और आराइश का था, सो वो भी उसने पलक झपकते तमाम कर दिया। मकान दुल्हन की तरह सज गया। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अब से चंद मिनट पहले जिस मकान की हालत घोरे किसी थी,
इतनी जल्दी किस तरह एक आलीशान कोठी में तब्दील हो गया। मगर हमजाद के लिए ये एक मामूली सी बात थी। मैं रात भर का जागा हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही बेखबर हो गया। जब्बार भी करीबी मसहरी पर लेटा हुआ बुड़बुड़ा रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और हालत नीम पागलों की सी थी, क्योंकि एक तो जिस्मानी कमजोरी, फिर उस पर बेदारी। वो 2 रातों का जागा हुआ था। मगर मुझे इस वक्त तो बजाय उसकी हालत पर रहम आने के खुद पर तरस आ रहा था। इसलिए सोने से पहले जब्बार को एक नज़र देखकर मैंने दानिस्ता उसे मुखातिब नहीं किया। दोपहर के बाद मेरी आंख खुली। हाथ मुंह धोकर मैंने हमजाद को तलब करके खाना मंगवाया। जब्बार अब तक न सो सका था। वो मुझे उठते देखकर खुद भी उठ बैठा और थकी थकी आवाज़ में बोला, कमर तख्ता हो गई है लेटे लेटे। फिर हवा में हाथ नचाता हुआ बोला, 100 बार कह चुका हूँ कोई काम नहीं, मगर तुम्हें तो सिर्फ एक रट है कि कोई काम कोई काम। मैं समझ गया कि उसका हमजाद उसे परेशान कर रहा है। तभी वो मुझसे बात करते करते एकदम उससे मुखातिब हो गया। मैंने उसे खाने पर बुलाया। वो खामोशी से सर झुकाए खाना खाता रहा। फिर एकदम चीख कर बोला, बके जा, मैं सुन ही नहीं रहा तेरी बकवास। मुझे जब्बार पर वाकई बहुत रहम आ रहा था। अगर कुछ दिन और उसकी यही हालत रही तो वो यकीनन पागल हो जाएगा या खुदकुशी कर लेगा। रात होना मेरे लिए दोभर हो रहा था। ज्यों ज्यों दिन गुजरता जा रहा था, मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। खैर, किसी तरह वो कड़ा आजमाइशी वक्त भी गुजर गया। वो लम्हा आया जब मैं हमजाद से कह रहा था कि उस सफ़ेद परी को उठा लाओ। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमजाद उदास फितना क़यामत को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मसहरी की तरफ बढ़ा। और फिर रात कब गुजरी, कैसे गुजरी, पता ही ना चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और कमरा खोलकर गुसलखाने की तरफ जाने लगा तो मेरी समाज से जब्बार की आवाज़ टकराई, अबे क्यों मेरी जान के दर पे हुआ है, सोने दे, खुदा के लिए मुझे सोने दे। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कूदा। मैं बजाय गुसलखाने की तरफ जाने के उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया। जब्बार की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। उसके बाहर आते ही मैंने कहा, तुम सोना चाहते हो ना? हाँ हाँ, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन वो मनहूस मुझे सोने नहीं देता। जब्बार ने पागलों की तरह कहा, घबराओ नहीं, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओगे। जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम्हारी नींद की दवा मेरे कमरे में है। तुम्हें याद होगा कि तुमने अपने हमजाद से यह मुआहदा किया है कि वो नापाकी की हालत में तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब्बार बेख्तियार मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। उसने मेरी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था। गालिबन वो मेरी बात अच्छी तरह समझ चुका था और मैं गुसलखाने की तरफ बढ़ता हुआ ये सोच रहा था कि ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई थी। मैं जब गुसलखाने से नहा कर निकला तो एहतियातन कुछ देर सहन में टहलता रहा, इसलिए कि मुमकिन है कि जब्बार अभी तक मेरे कमरे में हो। मगर काफ़ी देर बाद भी जब वो कमरे से न निकला तो मुझे मजबूरन कमरे में दाखिल होना पड़ा। जब्बार ने दरवाज़ा भी लगाना ज़रूरी नहीं समझा था। वो बेखबर मेरी मसहरी पर सो रहा था। मैंने अपने हमजाद को तलब किया और उसके ज़रिए उसके कमरे में पहुंचवाया। फिर लड़की को उठवा कर रवाना कर दिया और सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन दोपहर से कुछ पहले ही मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर जब्बार के कमरे की तरफ गया, लेकिन वो अभी तक सो रहा था। मैंने उसके जिस्म पर चादर डाल दी। वाकई वो अंग्रेज़ लड़की उसके लिए नींद की गोली साबित हुई थी। वो कई रातों का जागा हुआ था, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। मैं अपने कमरे में लौट आया और हमजाद को तलब करके आइंदा के लिए मंसूबा बनाने लगा। हमजाद ने मेरी रात वाली हरकत की मुझे बहुत दाद दी। फिर उसने कहा, यहाँ अकबराबाद में बेमकसद गंवाना मेरे ख्याल से ला हासिल है। मैं समझता हूँ कि जब्बार को जिस्मानी तौर पर बहाल होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगेगा। उसके फ़ौरन बाद हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन मैपारा ने अपनी शिकस्त कबूल नहीं की है और वो कभी भी और कहीं भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हमें यह हफ़्ता गुजारते ही फ़ौरन मेरठ के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मैंने हमजाद की तायद करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। इस अरसे में जब्बार को भी इस पर आमादा कर लूँगा कि वो मैपारा के ख़िलाफ़ हमारा साथ दे, और मैं समझता हूँ कि वो बखुशी इस बात पर आमादा हो जाएगा और अब आराम और नींद से उसकी ज़हनी हालत भी मामूल पर आ जाएगी। वो पूरा हफ़्ता नहायत सब्र व सुकून से गुजरा। जब्बार जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अब पूरी तरह से एहतियाब हो चुका था। इस अरसे में पाबंदी से उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इंतज़ाम करता रहा था। दवा और आराम से उसकी खोई हुई सेहत हैरत अंगेज़ तौर पर दोबारा वापस आ गई थी, लेकिन वो अब तक नापाकी की हालत में था, इसलिए उसका हमजाद उससे दूर था।
انگریز افسر کی شرابی بیوی جس کا نام ماریا تھا اب وہ مجھ سے کسی حد تک مانوس ہو چکی تھی، مگر وہ اردو قطعی نہیں جانتی تھی اور نہ میں انگریزی، اس لیے صرف اشاروں کے نایوں سے کام چلتا تھا۔ اس کا نام بھی مجھے حمزاد سے معلوم ہوا تھا۔ اس کا شوہر آئندہ ہفتے دہلی جانے والا تھا۔ میں نے صرف ماریا پر اس لیے اکتفا کیا تھا کہ کوئی نیا ہنگامہ میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، جو ظاہر ہے میں نہیں چاہتا تھا۔ ماریا بھی مجھ سے بے انتہا خوش تھی۔ وہ اپنی زبان میں نہ معلوم کیا کیا کہتی، جس سے صرف اتنا سمجھ جاتا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد خوش ہے۔ اسی عرصے میں نے جبار کو پوری طرح تیار کر لیا تھا، بس وہ ذرا اپنے حمزاد کی موجودگی سے خائف تھا۔ اس کے خوف کو میں نے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ اس کا حمزاد اس کے پاس نہ آئے، میں اس کے لیے ایسا بندوبست کر دوں گا۔ میری بات سے وہ مطمئن ہو گیا تھا اور اب پوری طرح میپارا کے ساتھ مارکے میں میرا ہر حکم بجا لانے کو تیار تھا۔ جس دن میں جبار کے ساتھ اکبر آباد سے میرا روانہ ہونے والا تھا، میں اپنے تصور کی قوت کو کام میں لایا۔ میں نے میپارا کا تصور کیا، آنکھیں بند کرتے ہی اس کا حسین و خوبصورت چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کہ تم اس بات سے باخبر ہو چکی ہوگی کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تم میری آواز سننے کی بھی اہل ہو، تو سنو۔ تمہاری تباہی تمہاری طرف آ رہی ہے، ہم آ رہے ہیں، اور آنے سے پہلے تمہیں آگاہ کر دیتے ہیں۔ اگر تم ہمیں روک سکتی ہو تو روک لو۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی اور میرا سلسلہ تصور ترک ہو گیا۔ میں اس وقت اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ میں نے میپارا کا جواب سننے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ ہمیں آج ہی اکبر آباد چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی میرے سامنے کئی مسئلے اور درپیش تھے۔ کچھ سوچ کر میں جبار کے کمرے کی طرف چلا تاکہ پہلا مرحلہ تو طے ہو۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ جبار نے کمرے کا تقریباً تمام ساز و سامان باندھ کر رکھ دیا ہے، اور اب وہ ایک صندوق میں اپنے کپڑے اور ضروری استعمال کی اشیاء سنبھال کر رکھ رہا ہے۔ صندوق کے برابر ہی بستر بند رکھا تھا۔ جبار کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میری ہنسی کی آواز سن کر اس نے گردن گھمائی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا تمہارا حمزاد چلا گیا؟ ہاں، جبار نے مختصر سے جواب دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ادا کیے ہوئے لفظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لہجے اور آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب پرسکون ہے، لیکن چہرے کے تاثرات قطعی مختلف تھے، جیسے وہ مجھ سے سخت برہم اور کبیدہ حاضر ہو۔ مجھے جبار کا یہ انداز قطعی پسند نہیں آیا اور میں مسیری سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جبار اسی طرح مسیری پر بیٹھا رہا۔ ایک بار جب ٹہلتے ٹہلتے میری پشت اس کی طرف ہوئی تو اچانک میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا اور میں ایک دم جبار کی طرف بڑھا۔ میں یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ خطرہ سامنے دیکھ کر میرے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں جبار پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ میرے چھلانگ لگاتے ہی وہ چیخا اور مسیری سے نیچے لڑک گیا، لیکن میں نے اسے گرفت سے نہ نکلنے دیا۔ میں اس کے خنجر والے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ شاید جبار اس اچانک حملے کا متوقع تھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ اب جبار کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر کسی طرف جا پڑا ہے۔ جبار جسمانی طور پر مجھ سے بہت زیادہ کمزور تو نہیں تھا، لیکن گزشتہ دنوں کی مسلسل ریاضت اور میپارا کے حملے نے اس کے کس بل نکال دیے تھے۔ اب میں اور وہ دونوں نہتے تھے اور میں نے جبار کو ایک مرتبہ پوری قوت سے رگیت دیا۔ وہ یہ حملہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چل گیا۔ اس کے بھرپور گھوسے نے میرا جبڑا ہلا دیا تھا۔ میں اچھل کر دوسری طرف جا گرا۔ کسی سے لڑنے کا میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ مجھے طیش اور غصے میں اس وقت یہ خیال بھی نہ آیا کہ اپنی مدد کے لیے حمزاد کو پکاروں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جسمانی طور پر خود کو جبار سے بہتر تصور کر رہا تھا۔ میں طیش میں بھرا ہوا اٹھا اور جبار پر ٹوٹ پڑا، جو اب خود بھی سنبھل چکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ جبار اتنا سہل نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا، ہر چند کہ وہ اس مرتبہ بھی میرے نیچے تھا۔ اچانک میری نظر سامنے پڑے ہوئے خنجر پر پڑی، مگر شاید مجھے دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جبار نے ہاتھ بڑھا کر خنجر جھپٹ لیا۔ اب میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ سیدھا نہ ہو پائے، کیونکہ یہ میرے لیے خطرناک تھا، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جبار کا جسم ایک بار میرے نیچے زور سے تڑپا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ میرے سینے میں خنجر اتار دے، میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ اپنا پورا زور صرف کر رہا تھا کہ کسی طرح خنجر میرے سینے میں اتر جائے۔ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
जब्बार के चेहरे पर ऐसी ही सफाकी और दरिंदगी थी। खंजर अब मेरी गर्दन से बमुश्किल 1 इंच बुलंद था। लम्हे भर के लिए मेरे दिल में खौफ की एक लहर सी आई और चाहा कि हमजाद को तलब कर लूं, लेकिन मेरी अना ने गवारा ना किया। फिर न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने खंजर की परवाह किए बगैर उसका खंजर वाला हाथ एक झटके से छोड़ दिया और उसी लम्हे अपना सारा जिस्म समेट कर एक तरफ हो गया। हालांकि मेरा यह अमल इंतहाई खतरनाक था। अगर अंदाजे की जरा सी भी गलती हो जाती तो खंजर या तो मेरे सीने में उतर जाता या गर्दन साफ कर देता, क्योंकि यह मुमकिन था कि जब्बार मेरे जोर लगाने के बावजूद मुझे इतनी मोहलत ना देता कि मैं एक तरफ हट सकूं। फिर तो जैसे मेरे ऊपर खून सवार हो गया। मुझे अपनी जान की परवाह थी, न दिल में जर्रा बराबर खौफ। मैं उसके पंजे से निकल कर खड़ा हो गया। वो भी मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया था। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खंजर फिर गायब हो चुका था। जब्बार खाली हाथ था। मैं उससे भिड़ गया और उसे रगेदता हुआ दीवार तक ले गया। इसी दौरान मेरा घुटना अपना काम कर गया। जब्बार चीख कर ढेर हो गया। घुटना उसके किसी गलत जगह लगा था। जब्बार फर्श पर पड़ा तड़प रहा था और फिर देखते ही देखते वो साकित हो गया। मैं हाँफता हुआ उसके करीब बैठ गया। यह सुनहरी मौका था कि अगर वो सिर्फ बेहोश हुआ है तो मैं उसे जहन्नुम रसीद कर दूं। मेरे हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़े। मुझ पर अजीब दीवानगी सी तारी थी। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। इसका मतलब था कि वो सिर्फ बेहोश हुआ था। मेरी उंगलियां उसकी गर्दन में पेवस्त हो गईं। अभी मैंने सोचा ही था कि उसका गला घोंट दूं कि अचानक मुझे अपने हाथों पर दबाव महसूस हुआ और मेरे हाथ जब्बार की गर्दन से अलहदा हो गए। अगर हमें पहुंचने में देर हो जाती तो वो अपना काम कर गई थी। मेरे सामने हमजाद खड़ा था। मैं अब उठकर खड़ा हो गया था और हैरान हैरान सा हमजाद की बात समझने की कोशिश कर रहा था। हमजाद ने मेरे हाथ छोड़ दिए थे। जब्बार ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं खोए खोए से लहजे में बोला। मगर तुम तो कुछ और ही कह रहे हो। तुमने मुझे उलझा दिया है। मेरी सांस अब भी फूली हुई थी। हमजाद ने मेरी बात को नज़रअंदाज करके किसी नादीदा वजूद को मुखातिब किया। जब्बार को उठाकर मसहरी पर डाल दो और जल्द से जल्द होश में लाने की कोशिश करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मेरा हमजाद जब्बार के हमजाद को देखने का अहल था, लेकिन मैं नहीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि हकीकतन मेरा हमजाद जब्बार के हमजाद से मुखातिब है। उसी लम्हे जब्बार का बेहोश जिस्म फ़ज़ा में बुलंद हुआ और आहिस्ता से मसहरी पर आ गया। मैं अभी तक सख्त उलझन में था कि यह सारा मुअम्मा क्या है। हमजाद ने आज तक ऐसा नहीं किया कि मेरे किसी दुश्मन को माफ़ कर दिया हो। जब्बार के चेहरे पर अब पानी के छींटे पड़ रहे थे, लेकिन वो अभी तक बेहोश था। उसका निचला होंठ भी फट गया था, जिससे अब भी खून रस रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक जब्बार को कुछ देर बाद होश आ जाना चाहिए। हमजाद ने कहा, गलती दरअसल मुझसे ही हुई कि यहाँ से रवाना होते वक्त आपको मोहतात रहने के लिए ना कह सका था, लेकिन मुझे ये तवक्को हरगिज़ नहीं थी कि वो इस हद तक बढ़ जाएगी। तुम साफ साफ बताओ, क्या बात है? मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। मैंने हमजाद से कहा। पहले मेरा ख्याल था कि ये इल्म हो जाने के बाद कि अब उसके मुकाबले पर एक हमजाद नहीं बल्कि 2 हमजाद हैं, वो अपनी हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद होगी। यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ, मैं उससे बेखबर नहीं हूँ और ना उस वक्त बेखबर था जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन उस वक्त हमें खुद एक मुसीबत ने फांस रखा था। अगर हम 2 ना होते तो वो किसी तरह मुझे निकल कर न जाने देती। दरअसल हुआ ये कि हम जैसे यहाँ से रवाना हुए, उसे ये मौका हाथ लग गया। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ उसकी तस्दीक जब्बार के बयान से भी हो जाएगी। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उसने आप दोनों को तन्हा देख कर ये मंसूबा बनाया कि क्यों ना आप दोनों को आपस में लड़वा कर किसी एक को ठिकाने लगवा दे। इसके लिए उसने अपनी पुरस्कार क़ुव्वतें आजमाई और आपको फ़रेब नज़र में मुब्तला कर दिया। फिर जो कुछ हुआ उस फ़रेब नज़र का करिश्मा था। जब्बार ने आप पर हरगिज़ हमला नहीं किया था। आप दोनों आपस में भिड़ गए, यही मैपारक का मकसद था। फिर अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों ही के ज़रिए उसने आपको तैश में मुब्तला कर दिया। आप पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई, यहाँ तक कि आप बेहोश जब्बार का गला घोटने तक तैयार हो गए। हर चंद कि ये आपकी फितरत और मिजाज में नहीं है। आम हालात में आप कभी ये पसंद ना करते कि एक बेहोश और बेबस आदमी पर हाथ उठाएं। मैपारा ने न सिर्फ आपको बल्कि जब्बार को भी फ़रेब नज़र में मुब्तला कर दिया। वो ये समझा कि आप खामखा उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं और आप खंजर लेकर उस पर हमला आवर हुए हैं। आप दोनों गलतफहमी में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप इस कमरे में कहीं वो खंजर नहीं दिखा सकते। हमजाद खामोश हो गया। हमजाद की बात पर यकीन करते हुए भी
गैर इरादी तौर पर मैं कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन खंजर का दूर दूर तक निशान न था। मैं अब अपने किए पर सख्त नादिम हो रहा था और साथ ही साथ मैपारा पर भी खून खौल रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हमजाद ने कहा था कि उसे भी मैपारा ने किसी मुसीबत में फांस दिया था। ये ख्याल आते ही मैंने उससे दरियाफ्त किया, लेकिन तुम पर क्या गुजरी वो तो बताओ। हम जैसे ही मेरठ की हुदूद में दाखिल हुए कैद कर लिए गए। हमजाद ने बताना शुरू किया। कैद? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो कैद ही थी। बिल्कुल अचानक ही हम दोनों ने खुद को दूधिया हिसार में मुक़ीद देखा। वो मुतारिक दूधिया हिसार शायद एक लम्हे के 1000वें हिस्से पर हम पर हमला आवर हुआ, और जब तक हम संभलते उस वक्त तक हम घेरे जा चुके थे। हमें अपने वजूद चलते और झुलसते हुए महसूस हुए। वो दूधिया हिसार हमें एक समत खींचे लिए जा रहा था। हमारे इल्म में था कि अगर इस सूरत हाल पर काबू न पाया गया, ये दूधिया हिसार इसी तरह हमें बेबस किए खींचता रहा और हमें इसी हालत में मैपारा तक ले जाने में कामयाब हो गया, तो वो हमेशा के लिए हमें कैद कर देगी, जिससे रिहाई नामुमकिन है। हमें सूरत हाल की नज़ाकत का पूरा एहसास था, और अब हम बड़ी हद तक अपने हवास भी मुज्तमा कर चुके थे। गालिबन उसी वक्त उसने यहाँ आपको और जब्बार को फरेब नज़र में मुब्तला कर दिया। उसने दूसरी चाल चली कि अगर वो एक में नाकाम हो जाए तो उसकी दूसरी चाल कारगर हो सके। हम उस वक्त खुद मुसीबत में गिरफ्तार थे। हम दोनों ने एक साथ ही अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ करके मुतारिक हिसार को आगे बढ़ने से रोक दिया, मगर अब उससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ करना था, जिसके लिए ख़तरा मोल लेना ज़रूरी था। वो ये कि कोई एक सिर्फ चंद लम्हे तन्हा उस हिसार को बर्दाश्त करे। जाहिर है ये कुर्बानी मुझे ही देनी पड़ी। जब्बार के हमजाद को मैंने हिसार में से बाहर धकेल दिया। उसने हिसार से निकलते ही अपने गिर्द एक दूसरा हिफाजती हिसार खींचा और दूधिया हिसार की तरफ लपका, जिसे तन्हा रोके रखना मेरे बस में नहीं था। फिर जब्बार के हमजाद ने मुझे उस मौत के शिकंजे से बाहर खींच लिया और मैंने भी उससे निकलते ही फौरन हिफाजती हिसार का सहारा लिया। अब हम दोनों महफूज थे, लेकिन इस अरसे में यहाँ बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। यानी आप जब्बार की जान लेने के तरपे हो गए थे। हम सब कुछ छोड़कर इधर लपके कि कहीं आप जब्बार को ख़त्म ना कर दें, इसलिए कि जब्बार के ख़त्म होते ही उसका हमजाद आज़ाद हो जाता, फिर उससे काम लेने का मुझे कोई हक़ नहीं रहता। हमजाद पूरी बात बताकर खामोश हो गया। हमजाद की गुफ्तगू सुनकर मेरे जहन में आंधियाँ सी चलने लगी। अभी हमने सिर्फ मेरठ जाने का कसद ही किया था, रवाना नहीं हुए थे। उस पर इतना सख्त मार्का हुआ था। मेरठ पहुंचकर तो शायद मैपारा हमें एक लम्हे के लिए भी सुकून लेने ना देती। मैं ख्यालों में खो गया। वो कह रहा था, आप फिक्रमंद होने में हक बजानिब हैं, लेकिन कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं। हम अपना इरादा मुलतवी कर दें, बस हमें बेइंतहा मोहतात और बेदार रहने की ज़रूरत है। उसी वक्त जब्बार ने कर्राह कर करवट बदली। फिर चंद लम्हों बाद ही वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। मुझ पर नज़र पड़ते ही जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मसेरी के करीब जाकर रुक गया। मैं जानता था कि सारे हंगामे के बावजूद मेरे लिए उसके दिल में कुछ न कुछ एहतराम ज़रूर बाकी है, वरना अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक उस पर हमला कर चुका होता। फिर वो हंगामा आराई की इब्तिदा मैंने ही की थी। वो इस सारे हंगामे के पस मंज़र से लाइल्म था, जिससे हमजाद ने मुझे आगाह किया था। इसलिए पहले तो ज़रूरी ये था कि मैं उसे सारी बात बता दूं और फिर अपनी गलती की उससे मुआफ़ी मांग लूँ। मेरे दिल में उस वक्त उसके लिए रहम के जज्बात उमड़ रहे थे। मैं मसहरी पर बैठ गया और नहायत नरम लहजे में उससे मुखातिब हुआ। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर है न मेरा। लेट जाओ, तुम ज़ख्मी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है मेरे भाई। मेरे इन अल्फाज का उस पर अच्छा रद्द अमल ज़ाहिर हुआ। वो लेट गया। फिर मैंने उसे तमाम वाक़यात से आगाह करना शुरू कर दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रिक्कत भरे लहजे में बोला, मुझे मुआफ़ कर दो जब्बार, मुआफ़ कर दो। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो असबाब भी मैंने तुम्हें अभी बताए हैं, उनकी रोशनी में हम दोनों से कोई कसूरवार नहीं ठहरता। फिर जब्बार ने एक और ही कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे महसूस हुआ कि मैं अचानक टहलते टहलते जैसे ही मुड़ा तो मेरे हाथ में खंजर था। अभी जब्बार कुछ समझ भी ना पाया था कि मैंने उस पर छलांग लगा दी और खंजर उसके सीने में पेवस्त करना चाहा। फिर जब्बार अपनी जान की हिफाजत के लिए मुझसे नबर्द आसमा हो गया। मुसलसल 1 घंटे की निगहदाश्त के बाद जब्बार इस काबिल हो सका कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी जब मैं और जब्बार मेरठ के लिए अपने हमजादों के हमरा बाहर निकले। चारों तरफ साएं साएं करती हुई तेज़ हवा थी। अंधेरे में तैरते हुए ताजमहल के करीब से गुजरे।
اور جمنا پار کر گئے۔ پھر لمحہ لمحہ ہماری رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ چند ہی لمحوں میں ہم اکبر آباد کو بہت پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ جبار کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا، پھر وہ زخمی حالت میں بھی تھا، اس لیے احتیاطاً میرے ہمزاد کے مشورے پر جبار کے ہمزاد نے اسے وقتی طور پر بے ہوش کر دیا تھا، اور اس کے بے ہوش جسم کو لے کر میرے ساتھ ساتھ محو پرواز تھا۔ مجھے میرے ہمزاد سنبھالے ہوئے تھا۔ میں نے دانستہ بے ہوش ہونا نہیں چاہا تھا۔ شاید اسی سبب ان دونوں کی رفتار اس حد تک تھی کہ جس حد تک میرے لیے قابل برداشت ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یوں سمجھ لو جیسے جدید عہد کا کوئی تیز رفتار طیارہ پرواز کر رہا ہو، جس کا تصور بھی اس زمانے میں محال تھا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ میرٹھ پہنچنے تک کتنا وقت لگا، لیکن اتنا احساس ضرور ہے کہ وہ عرصہ بہت تھوڑا تھا۔ میرٹھ سے کچھ پہلے ہی جبار کو ہوش میں لے آیا کیا تھا۔ چلنے سے پہلے ہمزاد نے مشورہ دیا تھا کہ سب سے پہلے میرٹھ پہنچ کر کہیں پناہ لی جائے، پھر اس کے بعد کچھ کیا جائے۔ کیا کیا حفاظتی انتظامات کیے ہیں، جب تک ان کے بارے میں پوری طرح علم نہ ہو اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جبار نے بتایا تھا کہ خیر نگر دروازے میں اس کا ایک جواری دوست ہے جو تنہا رہتا ہے، وہاں چھپا جا سکتا ہے، کیونکہ پولیس کی نظروں سے بچنا بھی بے حد ضروری تھا۔ مجھے تعجب صرف اس بات پر تھا کہ راستے میں میپارا نے ہم پر کوئی حملہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میں مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے قطعی لا علم تھا۔ ہم نہایت حفاظت اور سکون کے ساتھ میرٹھ شہر میں داخل ہو کر خیر نگر دروازے تک پہنچ گئے، اور ہمیں کسی قسم کا حادثہ پیش نہیں آیا۔ جبار کے اشارے پر دونوں ہمزاد ایک مکان کی چھت پر اتر گئے، اور وہاں سے اس مکان کے بڑے صحن میں ایک طرف بڑے پیڑ کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں اندھیرے میں بہت دیر رہنے کے سبب کچھ دیکھنے کی اہل ہو گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ چارپائی پر کوئی نوجوان محو خواب ہے۔ جبار دبے قدموں اس کی طرف بڑھا اور اس نوجوان کی چارپائی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ اس نوجوان نے ایک مرتبہ کروٹ بدلی، مگر جب جبار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ایک دم بیدار ہو گیا، اور اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہمزاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رات کے وقت اچانک اس طرح دو افراد کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور اگر ہمزاد اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا تو اس کی چیخ نکل جاتی، ہوش میں آؤ قیصر، میں ہوں تمہارا جبار۔ مگر اس وقت تم کس طرح گئے؟ نوجوان ہکلایا۔ ہمزاد اس سے پہلے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ میں تو دروازہ بند کر کے سویا تھا، نوجوان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال یہ بحث چھوڑو اور ہمارے سونے کا انتظام کرو، بقیہ باتیں صبح ہوں گی، جبار نے کہا۔ نوجوان بمشکل اپنی چارپائی سے اٹھا، اور سامنے دالان سے گزر کر اس نے کمرہ کھول دیا جس میں دھیمی لو سے لالٹین چل رہی تھی۔ نوجوان نے کمرے میں گھس کر لالٹین کی لو اونچی کی تو میں نے دیکھا کہ کمرہ خاصا وسیع و عریض ہے، لیکن چارپائی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نوجوان نے پہلے ایک چوکی پر رکھے ہوئے کپڑے ہٹائے اور پھر اسی چوکی پر سے دو گدے اور گھسیٹ کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہنے لگا، اب برا نہ ماننا، تم تو جانتے ہی ہو دوست کہ ایک جواری کے گھر میں اس سے زیادہ اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ آج رات اسی طرح گزارا کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر ایک بات آپ سن لیں، آپ جبار کے دوست ہیں تو میرے بھی دوست ہوئے۔ کسی کو کانوں کان یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ جبار یا کوئی اور شخص آپ کے گھر مہمان ہے۔ یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی۔ میں نے پہلی مرتبہ نوجوان کو مخاطب کیا۔ نوجوان کے چہرے پر میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار پیدا ہوئے، اور پھر نیند کی جھونک میں بہتر ہے کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل کر صحن میں بچھی ہوئی چارپائی کی طرف چل دیا۔ اندر سے دروازہ لگا لو جبار، اور لالٹین کی لو کچھ کم کر دو۔ لیکن جبار میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہوا میں ہاتھ نچاتا ہوا اپنے مخصوص انداز میں بائیں جانب دیکھ کر بولا، تم نے موقع ملتے ہی میری پھر جان کھانا شروع کر دی۔ ابھی ذرا سکون کا سانس تو لینے دو، ذرا مجھے چین سے لیٹ تو جانے دو۔ دیکھ نہیں رہا بھائی کرامت نے میری کیا حالت بنا دی ہے؟ میں جبار کی بات سن کر دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا اور خوش بھی۔ خوش اس لیے ہوا کہ جبار کے لہجے میں شگفتگی تھی، اب وہ اپنے ہمزاد سے اتنا گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ جبار نے کمرے کا دروازہ اندر سے لگایا اور میرے برابر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے پاس رکھی ہوئی لالٹین کی لو بھی مدھم کر دی تھی۔ میرا ہمزاد ابھی تک موجود تھا۔ ہاں تو اب کیا ارادے ہیں؟ میں نے ہمزاد کو مخاطب کیا۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا، اور ہمزاد میری بات کا جواب بھی نہ دے پایا تھا کہ میں نے ایک عجیب قسم کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، ہمزاد نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور تقریباً چیختے ہوئے بولا، بھاگیے، اس کمرے سے نکل چلیے، اس کی دیواریں گرنے والی ہیں۔ ہمزاد کے اتنا کہتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی کون پڑی۔
میں حمزاد کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ میرے پیچھے جبار بھی تھا، جسے شاید اس کے حمزاد نے باخبر کر دیا تھا۔ ہم دروازہ کھول کر باہر دالان میں نکلے ہی ہوں گے کہ بہت زور کا دھماکہ ہوا، جیسے کہیں توپ چلی ہو۔ اگر ہم اس وقت دالان سے نکل کر صحن میں چھلانگ نہ لگاتے تو دالان کی گرنے والی چھت کے نیچے آ جاتے۔ صحن میں سویا ہوا نوجوان بھی کیا ہوا چیختا ہوا اٹھا، لیکن اتنی دیر میں حمزاد مجھے لے کر گھر کے پچھلے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ حمزاد بھاگتے بھاگتے کہتا جا رہا تھا، یہاں سے فوراً نکل چلیے ورنہ پھنس جائیں گے، پورے محلے میں چاک ہو گئی ہے۔ میں دروازہ کھول کر تیزی سے گلی میں نکل گیا۔ جبار اب بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ آس پاس کے لوگ مکانوں سے نکل پڑے تھے اور ایک دوسرے سے اس دھماکے کا سبب دریافت کر رہے تھے، اور سب اس قدر مبہوت اور پریشان تھے کہ ان میں سے کسی نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی، اور ہم گلیوں گلیوں کافی دور نکل گئے۔ اب صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے اور ہم ابھی تک بے ٹھکانہ تھے۔ اس مرتبہ بھی جبار ہی کی تجویز پر عمل کیا گیا۔ اس کا مشورہ تھا کہ اسی محلے کے آخر میں اس کا وہ مکان ہے جو اپنا مکان بیچنے کے بعد اس نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اس مکان میں اس کی ضعیف ماں کا قیام تھا۔ قریبی پناہ گاہ یہی تھی، لہٰذا وقتی طور پر ہی صحیح وہاں جا کر چھپا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی جبار ایک نیم شکستہ مکان پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ ایک ضعیف خاتون نے کھولا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی لالٹین اونچی کی۔ جبار پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم آگے بڑھی اور جبار کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ تو مجھے کس پر چھوڑ کر گیا تھا میرے لال؟ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تو ہی میرے بڑھاپے کا آخری سہارا ہے؟ وہ ضعیف خاتون روتی جا رہی تھی اور بار بار جبار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر فریاد بھی کرتی جا رہی تھی۔ دکھ بھری ممتا کا یہ نظارہ دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں، لیکن اسی وقت حمزاد نے مجھے مکان میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اب تو میں تیرے پاس آ گیا ہوں ماں جی، اب کہیں نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں۔ جبار کی آواز بھر آ گئی۔ ابھی ابھی کہیں توپ چلی ہے بیٹا؟ میں جانوں چھاونی والے ایک بار پھر انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چل جلدی سے اندر گھر میں آ جا، کیا پتا کیسا وقت ہے۔ بڑھیا نے یہ کہہ کر جلدی سے کنڈی چڑھائی۔ میں مکان کے اندر پہنچ ہی چکا تھا۔ بڑھیا اپنے بیٹے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یہ میرے دوست ہیں، بالکل بڑے بھائی کی طرح، انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، جبار نے میری موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی لالٹین پھر زمین پر رکھ دی اور اس کا ہاتھ فوراً اپنے سر پر گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ میں اس بڑھاپے میں اس کی شرم و حیا اور تہذیب و شائستگی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے سلام کیا، جس کے جواب میں اس نے مجھے دعائیں دیں اور برت باری سے اندر صحن کی طرف چل دی۔ مکان زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 2 کمرے اور چھوٹی سی انگنائی تھی۔ ایک کمرے میں جبار کی ماں چلی گئی اور اسی کے سامنے بنے ہوئے دوسرے کمرے میں جبار میرے اور اپنے سونے کا انتظام کرنے کے لیے بڑھا، لیکن میں نے اپنے حمزاد کے کہنے پر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ حمزاد کا مشورہ تھا کہ ہمیں کھلے آنگن میں اور دیواروں سے ہٹ کر سونا چاہیے۔ چارپائیوں کا مسئلہ بھی تھا، بلکہ یہاں تو گدے بھی میسر نہیں تھے، صرف 2 دریاں آنگن میں بچھائی گئیں۔ اب صبح کا ہلکا ہلکا اجالا بھی ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ میرٹھ آنے کے بعد میں پارا کا یہ پہلا وار تھا۔ حمزاد کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ تو کیا اس مکان کی دیواریں گرنے میں پارا کا ہاتھ تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، حمزاد نے جواب دیا۔ خیر نگر میں ہم دونوں کی موجودگی نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ یہاں بھی زیادہ دیر سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جب تم آج رات پہلی بار میرٹھ میں داخل ہوئے تھے تو اس نے اپنے دودھیا حصار کے ذریعے تم پر حملہ کیا تھا، وہ اب ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ اب تک ہم دونوں اس حفاظتی حصار میں ہیں۔ یہ حصار بھی اس کے حصار کی طرح متحرک ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ہم وہ نادیدہ حصار آپ دونوں کے گرد بھی قائم کر چکے ہیں، ورنہ اب تک آپ دونوں اتنے سکون و اطمینان سے نہ ہوتے۔ اب اپنے ایک حربے کو ناکام ہوتا دیکھ کر وہ دوسرے حربے استعمال کر رہی ہے۔ اب اس نے مادی اشیاء کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ مثلاً ابھی کچھ دیر پہلے کا واقعہ، اس نے اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے اس مکان کی دیواروں کو نقصان پہنچایا تاکہ وہ آپ دونوں پر گر پڑیں اور دونوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ تم نے اس سے پہلے اس حصار سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے لیے 2 حمزاد کی موجودگی اور ان دونوں میں باہمی اشتراک تعاون ضروری ہے، جو ظاہر ہے اس سے پہلے میسر نہیں تھا، حمزاد نے جواب دیا۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے اور یہ کم وقت مجھے سونے نہیں دے رہا ہے۔
अब बताइए मैं क्या करूं? इस मर्तबा जब्बार ने मुझे मुखातिब किया, जो मुझसे पहले दरी पर लेट चुका था। प्यारे, फिलहाल सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं। तुम देख रहे हो कि सुबह होने वाली है और फिर हम कितने गैर मामूली हालात से दो चार हैं। तुम्हें शायद तुम्हारे हमजाद ने बताया हो कि इस वक्त तुम एक हिफाजती हिसार में हो, वरना अब तक न जाने क्या क्या क़यामतें बीत चुकी होती। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप इससे मेरी जान छुड़ा देंगे। जब्बार ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी रट लगाई। इस वक्त वो भी नामुमकिन है। ऐसा कोई भी कदम न सिर्फ गैर मोहतात होगा, बल्कि मुमकिन है जान के लाले पड़ जाएं। तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं, मगर इसके लिए हिफाजती हिसार से बाहर आना पड़ेगा, जिसका मतलब खतरा ही खतरा है। दूसरे ये कि एक हमजाद को तन्हा देखकर मैं पारा हम पर भारी पड़ सकती है। मैंने समझाया। तो फिर मैं दोबारा नहा लूंगा? जब्बार ने भोलपन से कहा। नहीं। इस बार मेरे लहजे में सख्ती थी। इस बात की जमानत कौन देगा कि उस वक्त तक तुम जिंदा बचे रहोगे? जब्बार को खामोश देखकर मैंने कहा, बोलो, जवाब दो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कह तो आप ठीक ही रहे हैं, मगर इस वक्त मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। उसी वक्त मैंने देखा कि हमजाद के चेहरे पर फिक्र के साए मंडाने लगे। फिर वो आप ही आप बुड़बुड़ाया। यकीनन यही हो सकता है। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पूरे खैर नगर दरवाजे को मिलिट्री ने खामोशी के साथ अपने घेरे में ले लिया है और वो रफ्ता रफ्ता अपना हल्का तंग करते जा रहे हैं। और अब यहाँ तक पहुँचने में उन्हें सिर्फ कुछ देर ही बाकी है और हमें इससे पहले ये इलाका छोड़ देना है। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि आप दोनों को बेहोश करके हम फरार हो जाएं, इसलिए कि होश में रहते हुए आप हमारी रफ्तार के सबब अपने हवास खो बैठेंगे और हमें आपको लेकर खासी बुलंदी तक भी जाना है ताकि उन्हें कोई शक ना हो। लेकिन तुम लेकर कहाँ जाओगे? मैंने जल्दी से पूछा। ये बात में सोचा जाएगा, फिलहाल तो यहाँ से भागना ज़रूरी है। जब्बार भी बुड़बुड़ा कर उठ बैठा था। उसे भी उसका हमजाद खतरे से मुत्तला कर चुका था। तुम अपनी माँ से कह आओ कि अगर मिलिट्री वाले यहाँ पहुँच जाएं और उनसे पूछगछ करें तो वो ये हरगिज़ न बताएं कि तुम या कोई और यहाँ आया था। मेरी बात सुनकर जब्बार तकरीबन दौड़ता हुआ सामने वाले कमरे में घुस गया और फौरन ही उल्टे पांव वापस आ गया। उसकी माँ बेचारी घबरा कर कमरे के दरवाजे में हक्का बक्का आ खड़ी हुई थी और उस वक्त उसे अपने दुपट्टे का भी होश न रहा था। मैं और जब्बार अपने अपने हमजादों के कहने के मुताबिक दरियों पर सीधे लेट गए। हमजाद ने जैसे ही कनपटियों पर हाथ रखा, मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। अब मैं और जब्बार अपने अपने हमजादों के रहमो करम पर थे। मुझे होश आया तो मैंने अपने चारों तरफ गहरा अंधेरा देखा। कुछ देर तो मैं हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, लेकिन चंद ही लम्हों में मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं सोचने लगा कि उस वक्त तो दिन निकल चुका होगा जब मुझे बेहोश किया गया था। मैंने अपने नीचे नर्म गद्दा महसूस किया। मेरा ख्याल है कि अब आप होश में आ चुके हैं। मुझे अंधेरे में हमजाद की सरगोशी सुनाई थी। हाँ, मैंने ज़ोर से कहा। ज़रा आहिस्ता बोलिए, हम खतरे के बिल्कुल करीब हैं, हमजाद ने कहा। लेकिन हम हैं कहाँ? आप अपनी बेगम पुल वाली हवेली में हैं। क्या? बेगम पुल का नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। इसका मतलब ये था कि मैं अपने दुश्मनों के घर में था। यहाँ से 3-4 मकान छोड़कर सामने वाली हवेली मैं पारा की थी और बाएं तरफ 8-10 मकानों के बाद मेरठ के नवाब साहिब का महल नुमा हवेली। अब मेरी समझ में आया कि हमजाद ने यह क्यों कहा था कि हम खतरे के बहुत करीब हैं। आखिर हमजाद को ये क्या सूझी कि हमें यहाँ उठा लाया। मैंने हमजाद से हकीकत हाल दरियाफ्त की कि हमारे बेहोश होने के बाद क्या क्या वाक़यात रोनमा हुए। हमजाद बताने लगा। हम दोनों आपको और जब्बार को खैर नगर दरवाजे से बाहिफाजत निकाल ले जाने में कामयाब हो गए थे। हमारे इल्म में था कि मैं पारा अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों को हमारे सामने मफलूज होते हुए महसूस करके दूसरे हरबे आसमा रही है। हम आपको वहाँ से निकालकर आपके कैसरगंज वाली हवेली में ले गए, जो आपने जब्बार से ख़रीदी थी और जिसको हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया था। मिलिट्री ने खैर नगर दरवाजे के एक एक मकान की तलाशी ली। वो जब्बार के घर भी पहुँचे। किसी भी शख्स को अपने घर से निकलने की उस वक्त तक इजाज़त नहीं दी गई जब तक मिलिट्री ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल न कर ली। इस तमाम हंगामे में उन्हें 2 के 2:30 बज गए और वो नाकाम व नामुराद वापस हुए। लेकिन मिलिट्री को इस बात की इत्तला किसने दी कि हम खैर नगर दरवाजे में हैं? मैं बीच में बोल पड़ा। आपके पुराने हमदर्द क़िबला नवाब साहिब ने। दरअसल मैं पारा ने अपने वालिद तबीब ख़ास इरशाद अहमद को इस बात से आगाह किया है कि हम लोग कहाँ रूपोश हैं और तबीब ख़ास उसी वक्त नवाब साहिब के पास दौड़े। नवाब साहिब को ये जब मालूम हुआ
तो उन्होंने इसकी इत्तला बगैर वक्त ज़ाया किए आला हुक्काम को दी। मेरठ के आला हुक्काम तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि आप कोल की जेल से फरार हो चुके हैं, और ये कि आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किसी खुफिया तंजीम के सरबराह भी हैं। वो पहले ही से आपकी बू सूंघते फिर रहे थे। जैसे ही नवाब साहिब ने उन्हें बताया कि उनको अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि आप खैर नगर दरवाजे में हैं, उन्होंने सारा इलाका घेर लिया। अच्छा, तो ये थी असल वजह। तबीब ख़ास इरशाद अहमद ख़ान अपनी बेटी मैपारा की पुरस्कार क़ुव्वतों के बारे में बहुत पहले ही से बाखबर हैं, इसलिए उन्होंने बग़ैर किसी तामुल के उसकी बात का यकीन कर लिया। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे थे, तुम हमें कैसरगंज वाली हवेली में ले आए थे, वहाँ से यहाँ किस तरह आ गए? मैंने अभी आपको सिर्फ दोपहर 2:30 बजे तक के वाक़यात बताए हैं। जब पुलिस और मिलिट्री खैर नगर दरवाजे से मायूस होकर लौटी तो आला हुक्काम ने एक बार फिर क़िबला नवाब साहिब से रुजू किया। नवाब साहिब पर जोर दिया कि वो ज़राए बताए जाएं जिनसे नवाब साहिब को मालूम हुआ कि शेख करामत और जब्बार खैर नगर दरवाजे में हैं। ज़ाहिर है कि नवाब साहिब ने किसी तरह उनसे अपनी जान छुड़ाई। वो ये कह नहीं सकते थे कि उन्हें अपने तबीब ख़ास ने बताया है। नवाब साहिब को अपना भरम भी कायम रखना था, लेकिन आला हुक्काम के जाने के बाद नवाब साहिब ने तबीब ख़ास को आड़े हाथों लिया, जिनकी वजह से उन्हें इतनी ज़िल्लत उठानी पड़ी थी। तबीब ख़ास फ़ौरन अपने घर रवाना हो गए और मैपारा से इस्तफसार किया कि उसने उन्हें एक बेबुनियाद बात बताकर नवाब साहिब की नज़रों में नीचा कर दिया है। मैपारा ने तबीब ख़ास को तमाम बात बता दी और कहा कि अब वो लोग खैर नगर दरवाजे से निकल कर कैसरगंज फरार हो गए हैं। मैपारा ने तबीब ख़ास को ये भी बता दिया कि उन लोगों के पास कुछ पुरस्कार क़ुव्वतें भी हैं जिनके सबब मिलिट्री से बच निकल गए, वरना इसकी इत्तला मिल गई थी। तबीब ख़ास के दिल में खलबली मची और उन्होंने जाकर तमाम बात नवाब साहिब को बता दी। नवाब साहिब भला ये किस तरह बर्दाश्त कर सकते थे कि आप जैसा दुश्मन मेरठ में मौजूद हो। उन्होंने एक बार फिर आला हुक्काम को खड़खड़ा दिया। नवाब साहिब की काफ़ी यकीन दहानी के बाद एक बार फिर मिलिट्री हरकत में आ गई और हम खामोशी से ये सब कुछ देखते रहे ताकि बिल्कुल ऐन वक्त पर आप दोनों को लेकर गायब हो जाएं। अब शाम हो चुकी है। जब हमने देखा कि मिलिट्री का हल्का तंग होते होते हवेली तक पहुंच चुका है तो वहां से गायब होकर इस हवेली में मुंतकिल हो गए। इस अरसे में हमने ये इंतज़ाम भी कर लिया कि पूरी हवेली पर हिफाजती हिसार खींच दिया ताकि मैपारा का ये हरबा भी नाकाम हो सके। रात गए तक कैसरगंज के एक एक मकान को खंगाला गया। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि उनसे पूछगछ की जा सके, मगर सब कुछ बेसुध साबित हुआ। नवाब साहिब इस नाकामी से इतने परेशान हुए कि उन्होंने मिलिट्री की नाकामी के बाद आला अफसरान से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना करके मिलने ही से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तबीब ख़ास इरशाद अहमद ख़ान तक से मिलना पसंद नहीं किया। नवाब साहिब तबीब ख़ास से सख्त खफा हैं, जिनकी वजह से उन्हें ज़िल्लत का मुँह देखना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि अफसरान और दूसरे आला हुक्काम नवाब साहिब की तरफ से बददिल हैं कि उन्होंने एक तो मिलिट्री को अपने ज़राए के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया, दूसरे मिलिट्री को बुरी तरह नाकाम होना पड़ा। अब मैपारा का ये ज़रिया भी एक तरह से नाकाम हो गया है। पे दर पे नाकामियों ने मैपारा को भी बौखला दिया है। वो सख्त परेशान है। कितनी अजीब बात है कि उसके इल्म में है कि दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं और वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसने तीसरी बार बड़ी मिन्नत समाजत करके अपने बाप तबीब ख़ास को इस पर आमादा कर लिया था कि वो एक मर्तबा और नवाब साहिब को इस बात से मुत्तला कर दें कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, ताकि मिलिट्री रात के वक्त उस इलाके को घेर कर आपको गिरफ्तार कर ले। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नवाब साहिब ने तबीब ख़ास से मिलना ही पसंद नहीं किया और वो मायूस होकर लौट आए। अब कम से कम सुबह तक यहाँ मैपारा के हर हरबे से महफूज रहा जा सकता है। हमजाद ने आज दिन भर की पूरी तफसील सुना दी। जब्बार कहाँ है? मैंने पूछा। वो बराबर वाले कमरे में मौजूद है और उसे भी अब होश आ चुका है, हमजाद ने बताया। इसके कुछ देर बाद कमरे में खामोशी रही। फिर हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। अब तक मैपारा हम पर वार करती रही है, मगर मैं समझता हूँ कि अब हमारी बारी है और आज की रात इसके लिए बहुत मुनासिब है। अगर उसे इस बात का मौका दिया गया कि वो संभल जाए या कोई और सूरत निकाले तो हमारे लिए ख़तरनाक होगा। इस वक्त वो अपनी नाकामियों का दुख भुलाने के लिए एक नौजवान के साथ रंग रलियाँ मना रही है। ये मौका हाथ से निकल गया तो मुमकिन है बहुत दिन पछताना पड़े। बकौल तुम्हारे हम दोनों के गिर्द हिफाजती हिसार तो कायम है जिस पर उसका कोई असर ना होगा, तो फिर देर क्या है? मैं एकदम उठकर बैठ गया। क्या जब्बार को भी साथ ले जाने की ज़रूरत है?
नहीं, उसका हमजाद हमारे साथ जाएगा, वो यहीं रहेगा, हमजाद ने जवाब दिया। आप जब्बार से उसके हमजाद को यह हुक्म दिलवा दें कि उसका हमजाद मार्के में मेरी मावनत करे। जल्दी कीजिए, आधी रात यूं ही गुजर चुकी है। मैं उस हवेली के एक एक कमरे से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए अंधेरा होने के बावजूद अंदाजे से अपने कमरे से निकला और बराबर वाले कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता से जब्बार को आवाज़ दी। वो जाग रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरे हमरा हवेली के सहन में आ गया। मैंने उसे पूरी तफसील समझाई और उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। इस काम से फारिग होकर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं पारा का तसव्वुर किया। दूसरे ही लम्हे वो मेरे सामने थी। उसके कमरे में शमादान रोशन थी। हमजाद मेरे करीब ही खड़ा था। आप चलने के लिए तैयार हैं? उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। आज सारे अगले पिछले कर्ज चुका दिए जाएंगे। इस फिक्रे के साथ ही मैंने अपने जिस्म को फ़ज़ा में उड़ते हुए महसूस किया। चंद ही लम्हों बाद मैं पारा की हवेली के अंदर था और बिल्कुल उस कमरे के सामने खड़ा था जिसमें मैं पारा थी, मगर ये कमरा अंदर से बंद था। दूसरे ही लम्हे हमजाद बंद कमरे के किवाड़ों में तहलील हो चुका था। कमरे का दरवाज़ा एक शोर के साथ खुला और मैं धड़कते हुए दिल से कमरे में दाखिल हो गया। मैं पारा की मुझ पर नज़र पड़ते ही वो एकदम मैसरी से उछलकर खड़ी हो गई। अचानक मेरी और उसकी नज़रें मिली और मैंने कहा, मैं आ गया हूँ मैं पारा, मैं आ गया हूँ। तो फिर यकीन कर लो कि तुम्हारी मौत ही तुमको यहाँ घसीट लाई है। मैं पारा का फ़िक्रा पूरा नहीं हो पाया था कि अचानक कमरा निहायत तेज़ किस्म की रोशनी से भर गया, जैसे रात के वक्त सूरज निकल आया हो। मैंने घबरा कर अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। फिर मेरी समाज से एक अजीब गरजती हुई आवाज़ टकराई। ये अल्फाज मेरे लिए अजीब थे, लेकिन वो आवाज़ अजनबी नहीं थी जिसने ये अल्फाज अदा किए थे। मैं पारा की आवाज़ ने एक मर्तबा फिर फरियाद की। इस आवाज़ में एक अजीब सा बुलावा था और अभी उस आवाज़ की गूंज ख़त्म भी ना होने पाई थी कि कमरा एकदम तारीकी में डूब गया। मैं अपनी आंखों से हाथ हटाकर कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि हर तरफ खौफनाक फुंकारें गूंजने लगीं, जैसे बैक वक्त सैकड़ों सांपों ने यलगार कर दी हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरे करीब से मुतअद्दिद सांप सरसराते हुए गुजर रहे हैं। इस एहसास के साथ ही मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे गहरे अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने आसपास दहशत अंगेज फुंकारें सुन रहा था। मुझे एतराफ़ है कि उस वक्त मेरे औसान ख़ता हो गए थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं न जाने इस कैफियत में कब तक मुब्तला रहता कि एक तेज़ और हौलनाक चीख ने मेरे हवास को झंझोड़ कर रख दिया। गालिबन ये चीख उस नौजवान की थी जिसे कुछ देर पहले मैंने मैपारा की ख्वाबगाह में देखा था। मुझे याद है कि उस चीख से पहले मैंने वाज़े तौर पर एक खौफनाक फुंकार सुनी थी जिसे सुनकर मैं लरज़ उठा था। ये चीख अभी मालूम हुई थी कि ज़ोर से किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई थी। गहरा अंधेरा हल्के धुंधले में तब्दील हो गया। कमरे का पिछला दरवाज़ा खुला और एक साया तेज़ी से बाहर निकला। उसी साए के पीछे मैंने अपने हमजाद को लपकते हुए देखा। यकीनन वो साया मैपारा का था। ऐन उस वक्त मुझे अपनी पुश्त पर रोशनी का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन बढ़ा। मैं खुले हुए दरवाजे के करीब ही खड़ा था। मैंने देखा कि कोई शख्स लंबे लंबे ढक भरता हुआ हाथ में लालटेन थामे कमरे की तरफ बढ़ रहा है, जो लम्हा ब लम्हा करीब होती जा रही थी। उस शख्स को पहचान गया। ढीले ढाले लिबास में लंबी दाढ़ी वाला वो शख्स तबीब ख़ास इरशाद अहमदी हो सकता था, जो गालिबन चीख सुनकर जाग उठा था। अचानक मेरे दाएं हाथ को झटका लगा। कोई मुझे कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ खींचे जा रहा था। ज़रा जल्दी कदम उठाइए, यह आवाज़ हमजाद की थी। कमरे से निकलते ही मैंने अपने जिस्म को हल्का महसूस किया। अब मेरा जिस्म ऊपर की तरफ उठ रहा था। चंद ही लम्हों में मैंने खुद को एक खुली छत पर पाया। वो छत भी उसी हवेली के एक बड़े कमरे की थी, लेकिन उस पर मुंडेरें नहीं थीं। मैंने चाहा कि हमजाद से कुछ दरियाफ़्त करूं, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उसने सरगोशी की। जब्बार का हमजाद मैपारा के ताक़ुब में है और मेरा जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना वो उसे जुल देकर निकल जाएगी। आप उस वक्त तक यहीं रहें जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। हमजाद मेरे कुछ कहने से पहले ही गायब हो चुका था। उसके जाते ही मैंने सोचा कि खुली छत पर रात के वक्त इस तरह खड़े रहना खतरे से खाली नहीं, मुझे लेट जाना चाहिए। दूसरे ही लम्हे मैं अपने इस ख्याल पर अमल कर चुका था। मैं छत पर दम सादे लेटा हुआ नीचे हवेली से आती हुई मुख्तलिफ आवाज़ों का शोर सुन रहा था। ये आवाज़ें किसी फ़र्द वाहिद की नहीं हो सकती थीं। यकीनन हवेली में और लोग भी थे। ये लोग कौन थे? मैं इससे लाइल्म था। मेरा जहन अभी कुछ देर पहले गुजरे हुए वाक़यात में उलझा हुआ था। ये तो मैं अच्छी तरह समझता था कि मैपारा ने अपनी मदद के लिए पुरस्कार क़ुव्वतों को पुकारा था, जो बर वक्त उसकी मदद करने पहुंच गई थीं
और वो मुझ पर हमला आवर इसलिए ना हो सकी थीं कि मैं हिफाजती हिसार में था, वरना मेरा हशर भी उस अजनबी नौजवान से मुख्तलिफ ना होता जो उन पुरस्कार क़ुव्वतों की भेंट चढ़ चुका था। मैं इस बात से बेखबर था वो अजनबी नौजवान कौन था। मैंने तो सिर्फ इतना देखा था कि जब मैं कमरे में पहली बार दाखिल हुआ तो वो मैपारा के करीब मौजूद था। उस अजनबी नौजवान को मैपारा के कुर्ब की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे छत पर किसी दूसरे वजूद का एहसास हुआ। मैं एकदम चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नजर ना आ सका। मैंने दोबारा लेट जाने का इरादा किया था कि मुझे छत पर एक नीम रोशन सा हेवला नजर आया। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। मैं पारा के जिस्म से जैसे रोशनी सी फूट रही थी। मैं उठकर मबहूस सा उसकी तरफ बढ़ा। वो मेरे आतिश शौक को तेज से तेज तर करना चाहती थी। उसके अंग अंग से रोशनी फूट रही थी। मुझे अब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और यकलख्त मेरे मुंह से एक तवील चीख निकल गई। मैंने लाख चाहा कि अपने जिस्म के तवाजुन को बिगड़ने ना दूं, लेकिन मैं तेजी से नीचे गिर रहा था। दरअसल अचानक ही मैपारा मेरी नज़रों से ओझल हो गई थी। मुझे याद है कि मैं उस तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, मगर उसी लम्हे मेरे जिस्म का तवाजुन बिगड़ गया था। मेरा एक पाँव खला में था और दूसरा छत के किनारे पर, लेकिन मैं खुद को संभाल ना पाया और छत से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त मेरी तवील चीख दूर दूर तक रात के सन्नाटे को चीर गई थी। छत इस कदर ऊंची नहीं थी जिससे गिरकर मैं उस अंधोनाक हादसे का शिकार होता जिसने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए और आने वाले मसाइब का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। लेकिन ये सब इतना गैर मुतवक्के और अचानक हुआ था कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना कर सका कि सर के बल ना गिरूं। इसके एवज मुझे अपनी एक टांग से हाथ धोने पड़े। मैं छत से नीचे गली में गिरा था और मेरे जिस्म का सारा वजन सिर्फ बाएं टांग पर था। दर्द की एक शदीद लहर जैसे मेरे पूरे वजूद को चीरती हुई गुजर गई। मेरे मुंह से चीख निकली और जहन पर गफलत सी छा गई। न जाने कितनी देर मैं इसी हालत में पड़ा रहा। जब मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने फौरन उठना चाहा, लेकिन फिर गिर पड़ा। अब एहसास हुआ कि मेरी टांग टूट चुकी थी। मैंने आसपास की हवेलियों की खिड़कियां और दरवाजे खुलते देखे। गली में नुक्कड़ पर लगी हुई लालटेन की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही मेरी नज़र उठी, मेरी रूह कांप गई। कुछ पुलिस वाले भागते हुए गली में दाखिल हो रहे थे। मुमकिन है कोई और मौका होता तो मैं इतना हवास बाख्ता ना होता, लेकिन उस वक्त एक तो मेरा हमजाद मेरे पास नहीं था क्योंकि वो मैपारा से बरसरे पैकार था। दूसरे ये कि मैं सख्त जख्मी हालत में था। टांग के अलावा मेरी कोहनियाँ वगैरह भी जख्मी थीं जिनसे खून बह रहा था। मैंने एक मरतबा उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा हैरत अंगेज तौर पर दर्द तकलीफ की शिद्दत के बावजूद मैं उठता चला गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई नादीदा वजूद मुझे सहारा दिए हुए हो, और फिर अपने हमजाद पर नज़र पड़ते ही मेरी जान में जान आ गई। मुझे अपना वजूद हल्का महसूस हुआ। मैं जैसे तैरता हुआ वो गली उबूर करके दूसरी गली में दाखिल हो गया। मेरे पीछे भागते हुए कदमों और मुख्तलिफ आवाज़ों का शोर था जो लम्हा ब लम्हा दूर होता जा रहा था। मेरे दोनों पाँव ज़मीन से तकरीबन 1 फुट बुलंद थे और हमजाद मेरे जिस्म का सारा बोझ उठाए हुए था। अब भी मेरे बाएं पाँव में टीसें उठ रही थीं, लेकिन मैं किसी तरह जब्त किए हुए था। कुछ ही देर बाद मैपारा की हवेली से काफ़ी दूर निकल गया। मुख्तलिफ गलियों और रास्तों से गुजरता हुआ हमजाद मुझे न जाने कहाँ लिए जा रहा था। रात के वक्त मुझे रास्तों का सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था और ज़ख्मी होने के सबब मेरे औसान भी पूरी तरह बचा नहीं थे। हमजाद की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो मैंने दरियाफ्त किया, ये हम किधर निकल आए? फ़िलहाल कोई सवाल ना कीजिए, यहाँ से बहुत करीब पुलिस मौजूद है। हम किसी महफूज मकाम तक पहुँच जाएं, फिर बात होगी। हमजाद ने सरगोशी की। मैंने उसकी बात सुनकर चुप साध ली क्योंकि मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर था। हमजाद एक सड़क उबूर करके फिर गलियों के एक सिलसिले में घुस पड़ा। वो तानिस्ता ऐसे रास्तों से इज्तनाब कर रहा था जहां गश्ती पुलिस या किसी चौकीदार के मिलने का इम्कान हो। फिलहाल मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो फ़ज़ा में बुलंद होने को क्यों तरजीह नहीं दे रहा था। इस तरह गलियों गलियों छुपते किसी जगह पहुंचने का क्या मकसद था, और ये कि वो कहाँ पहुंचना चाहता था। मेरे बोलने पर भी उसने पाबंदी आयद कर दी थी, इसलिए अब मैं उससे भी कुछ नहीं पूछ सकता था। वो मुझे लेकर अब एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जो मेरे लिए जाना पहचाना था, लेकिन मुझे उस इलाके का नाम याद नहीं आ रहा था। वो रास्ते, वो गलियां मेरी देखी भाली थीं। हमजाद एक जगह किसी हवेली के पोस्ट पर पहुंचकर ठहर गया। इसी के साथ मुझे अपना जिस्म बुलंद होता हुआ महसूस हुआ।
چند ہی لمحوں بعد میں اس حویلی کے ایک نرم اور آرام دہ بستر پر تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ میں ایک آرام دہ بستر پر دراز ہو چکا ہوں، اور اس احساس کے ساتھ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے کچھ دیر تک ڈوبتے ذہن سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن چند لمحوں میں میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد بھی میں نے ہر طرف ہلکا سا اندھیرا ہی پھیلا ہوا دیکھا۔ میں نے بے خیالی میں کروٹ بدلنا چاہی اور میرے منہ سے ایک طویل کرہ نکل گئی۔ بائیں پاؤں کے زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ حمزات، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں آپ ہی کے پاس ہوں، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مجھے حمزات کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ حقیقت حال جاننے کے لیے بے چین ہیں، لیکن مجھے آپ کے پاؤں کی فکر ہے۔ ہر چند کے وقتی طور پر میں نے ضروری مرہم پٹی کر دی ہے، لیکن یہی کافی نہیں، کیونکہ آپ کے پاؤں کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ کیا؟ میں یہ جان کر گھبرا گیا۔ کیا میں اپاہج ہو چکا ہوں؟ یہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جی ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے، اور میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کو ٹانگ سے محروم ہونا پڑے۔ یہ سن کر جیسے میری جان نکل گئی۔ یہ واقعہ اب سے تقریباً پون صدی پہلے کا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے کا۔ اس زمانے میں اتنی طبی سہولیات فراہم نہیں تھیں جتنی آج ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ عارضی طور پر اس درد و تکلیف سے نجات پا جائیں، اور اس کے لیے آپ کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ بغیر میرے چلنے پھرنے سے معذور ہوں گے۔ خیر، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو یہ تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اس کا فوراً علاج کرو، میں نے بے تابی سے کہا۔ حمزات نے میرے زخمی پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر میں ایک عجیب ہی تجربے سے دوچار ہوا۔ حمزات کے ہاتھ کا لمس اپنے پاؤں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پورے پاؤں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ میری تکلیف کم ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ قوت سارا درد کھینچنے میں مصروف ہو۔ چند ہی لمحوں بعد میں سکون کا سانس لے رہا تھا، لیکن یہ وقفہ عارضی تھا۔ میں جسمانی تکلیف سے تو نجات پا چکا تھا، لیکن جب حمزات نے مجھے کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتائی تو غصے سے میرا خون کھول گیا۔ حمزات نے مجھے بتایا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں پارا کے مقابلے میں ایک بار پھر شکست کا منہ دیکھ چکا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی میں پارا کی حویلی میں پہنچا تو وہ ہوشیار ہو گئی تھی، اور نہ صرف اس وقت اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کیا تھا، بلکہ میرے حویلی سے چلتے ہی پہلا حملہ اس نے جبار پر کیا تھا، کیونکہ اسے یہ بات معلوم تھی کہ جبار حویلی میں تنہا ہے۔ لیکن حویلی کے چاروں طرف حفاظتی حصار کھنچا ہونے کے سبب جبار کا حویلی سے باہر آنا ضروری تھا۔ اس لیے میں پارا نے اسے اس فریب میں مبتلا کر دیا تھا کہ میں حویلی کے باہر سے اسے آوازیں دے رہا ہوں۔ جبار جیسے ہی حویلی سے باہر نکلا وہ غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اب وہ پوری طرح میں پارا کے قابو میں تھا، وہ اس کے ذریعے جو چاہے کرا سکتی تھی۔ جبار میں پارا کے شہر میں گرفتار ہو کر بیگم پل کے پولیس تھانے میں جا پہنچا، جو نواب صاحب قبلہ کی محل نما حویلی کے قریب تھا۔ جبار خود کو قانون کے حوالے کر رہا تھا کہ میں دونوں حمزادوں کے ساتھ میں پارا تک پہنچ گیا۔ دونوں حمزاد اپنی پوری توجہ میں پارا پر مرکوز رکھنے کے باوجود ان واقعات سے بھی باخبر تھے جو جبار کو پیش آئے تھے، لیکن جبار کا گرفتار ہونا ان کی نظر میں کوئی تشویشناک بات نہیں تھی۔ وہ اسے کبھی بھی پولیس کی قید سے آزاد کرا سکتے تھے۔ حمزاد کی موجودگی میں پارا نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا، کیونکہ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ماں ساحرہ کی پرسار قوتوں کو پکارا، جنہوں نے بر وقت اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے دونوں حمزاد بجائے حملہ آور ہونے کے دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر میں پارا نے فرار کی راہ اختیار کرنا چاہی، لیکن دونوں حمزادوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حویلی سے نکل کر بھی وہ اس کے تعاقب میں رہے، تو میں پارا نے یہ چال چلی کہ مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دے، تاکہ کم از کم ایک حمزاد کچھ دیر کے لیے مجھے اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے اس کا تعاقب کرنا چھوڑ دے، اور اس طرح اسے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اپنی اس شیطانیت پر عمل کرنے کے لیے اس نے اجنبی نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اجنبی نوجوان خوف سے سہما ہوا، کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں پارا کی مسیری پر سمٹایا بیٹھا تھا کہ اسے اچانک ایک سانپ نے ڈس لیا۔ میں پارا کا مقصد بھی یہی تھا کہ نوجوان چیخ پڑے، اور ہوا بھی وہی۔ اس طرح طبیب خاص ارشاد احمد خان جاگ اٹھے اور میں پارا کے کمرے کی طرف لپکے۔ یہی چیخ سن کر آس پاس کی حویلیوں میں رہنے والے بھی طبیب خاص کی حویلی کی طرف دوڑے،
क्योंकि चीख वहीं से आई थी। दरअसल मैं पारा चाहती भी यही थी कि नौजवान की चीख सुनकर लोग वहां पहुंचें और मुझे पकड़ लें। मेरे लिए ये सूरत हाल ख़तरनाक थी। मजबूरन मेरे हमजाद को मुझ तक पहुंचना पड़ा ताकि वो मुझे उस खतरे से बचा सके। सिर्फ जब्बार का हमजाद मैं पारा को काबू करने का अहल नहीं था, इसलिए तन्हा उसका मुकाबला न कर सका। मैं पारा ने उसे आज़ार में मुब्तला कर दिया, और अगर मेरा हमजाद मुझे छत पर छोड़कर फौरन उसकी मदद को न पहुंचता तो मैं पारा उसका काम तमाम कर चुकी थी। उधर मेरा हमजाद जब्बार के हमजाद को मुसीबत से बचाने में लगा, इधर मैं पारा ने मौका पाकर मुझे फरेब नज़र में मुब्तला कर दिया, और जब मैं छत से नीचे गिरने लगा तो वो फरार होने लगी। दोनों हमजाद पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे थे और किसी भी कीमत पर उसे फरार होने का मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने चाहा कि मैं पारा को काबू में करके उसकी तमाम क़ुव्वतें सल्ब कर लें, मगर किस्मत कदम कदम पर मैं पारा का साथ दे रही थी। दूसरी तरफ पुलिस को सब कुछ जब्बार बता चुका था, और पुलिस मेरी तलाश में तबीब खास की हवेली को चारों तरफ से घेर कर मुझे गिरफ्तार करने का मंसूबा बना चुकी थी। जिस वक्त मैं छत से गिरा था, पुलिस इसी गरज से उस गली में दाखिल हो रही थी कि तमाम रास्ते मसदूद करते। इधर मुझ पर ये मुसीबतें गुजर रही थीं और हमजाद मैं पारा से उलझा हुआ था। इस उलझाव में वो मुझे कुछ देर के लिए फरामोश कर बैठा था। फिर अचानक ही जब उसे मेरा ख्याल आया तो ये वो वक्त था जब मेरी गिरफ्तारी के लम्हात बिल्कुल करीब आ चुके थे। अब मेरा हमजाद मेरे सिलसिले में मजीद कोई मुसीबत मोल लेने को तैयार नहीं था। वो मैं पारा का ताक़ुब छोड़कर फ़ौरन मेरी मदद के लिए पहुंचा, और इस अरसे में मैं पारा को फ़रार होने का मौका मिल गया। अब मैं पारा अच्छी तरह समझ चुकी थी कि दो हमजादों की मौजूदगी में उसके लिए शहर में रहना ख़तरनाक है, इसलिए उसने मेरठ से फ़रार होने में ही अपनी बेहतरी समझी।